एमडीकेट 2024 के फिजिक्स पार्ट 3 में खुशामदीद। इससे पहले हमने 22 सितंबर 2024 एमडीकेट का जो टेस्ट आया था उसके फिजिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक्सप्लेन किया है। पार्ट 3 में अब हम मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज नंबर 173, द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज। डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या है? हमें पता है कि ये एमसीक्यूज बेसिकली जो 173 नंबर है 174 नंबर है, ये दोनों न्यूक्लियर फिजिक्स के पोर्शन से लिए गए हैं जो कि सेकंड ईयर का पोर्शन है और उसमें लास्ट चैप्टर है ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में। तो इसी वजह से हमें पता है कि यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट क्या है। डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। हमें पता है कि हाफ लाइफ को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो अगर मैं लैम्डा और हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशन को देखूँ तो इसको जब मैं ऊपर ले जाऊँ तो मेरे पास आता है s⁻⁻1 जो कि इसका यूनिट है। इसी वजह से मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है s⁻⁻1। It means that the unit of decay constant according to this formula is s⁻⁻1. This is the correct option. MCQs number 174 में कौन सा ऑप्शन आता है? ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स से लिया गया है। If we have a not number of any radioactive element, then after a period of n half-lives, the number of atoms left behind is। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ओरिजिनल एटम इन नॉट है और हमारे पास n हाफ लाइव्स गुजर गए, n नंबर ऑफ हाफ लाइव्स ये गुजर जाते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो n नंबर ऑफ एटम्स रह जाते हैं उसके दरमियान और n नॉट के दरमियान कौन सा रिलेशन पॉसिबल होगा। तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू 1/2 n इंटू n नॉट। ये एक रिलेशन है जो कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं फॉर एटम्स लेफ्ट बिहाइंड with respect to original number of atoms where small n represent number of half lives। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू दिस जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यू नंबर 174। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एमडीकेट 2024 फिजिक्स के पार्ट 3 में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज नंबर 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स। मंदरजैल में कौन सा ऑप्शन इस तरह है जो स्टेशनरी वेव्स को काज नहीं करता या प्रोड्यूस नहीं करता? इसका मतलब है कि तीन ऑप्शंस स्टेशनरी वेव्स के शर्त को यहाँ पर फॉलो करते हैं, उसको ये सेटिस्फाई करते हैं, और एक ऑप्शन इस तरह है जो कि स्टेशनरी वेव्स के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर सेटिस्फेक्शन हमें नहीं देता। टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये तो शर्त है स्टेशनरी वेव्स के प्रोड्यूस करने के लिए। हमें पता है कि whenever two waves of the same frequency same amplitude traveling in opposite direction they will produce stationary waves। तो सेम फ्रीक्वेंसी तो स्टेशनरी वेव्स के लिए लाजमी है, ये तो एक करेक्ट ऑप्शन है। टू वेव्स ऑफ सेम स्पीड, ये भी करेक्ट हो सकता है। टू वेव्स ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, टू वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, टू वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी एक सेटिस्फैक्टरी ऑप्शन है। अब ये वाला ऑप्शन जो है टू वेव्स ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, जब एम्पलीट्यूड्स बराबर नहीं हो तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसी वजह से ये ऑप्शन हमारे पास डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स, तो हम इसको टिक लगाएंगे। नेक्स्ट 142, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डॉपलर इक्वेशन व्हेन सोर्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच करेगा, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स मूवेबल है, तो हमें पता है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजेस इन दैट केस। और हमारे पास जो डॉपलर इक्वेशन है उस केस में जब अपरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हमारे पास जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होती है, उस केस में हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन गलत होगा, ये भी और ये भी। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर is option A। When source is approaching towards stationary observer, then option A will be the correct option। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।
खेड 2024 फिजिक्स पार्ट 3 के एमसीक्यूज नंबर 139 को डिस्कस करते हैं। Which of the following is incorrect about the nodes when the string is plucked? हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है और अगर मैं इसको डिफरेंट पोजीशन से प्लग करूं फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो इसमें नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। या फॉर एग्जांपल इसको मैं 1/3 या 1/4 से प्लग कर लूं तो इसमें इस तरह नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। तो हमें पता है कि नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन सही हैं और सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, तो हमें उस गलत ऑप्शन को ढूंढना है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 0। तो ये तो हमारे पास नोड्स के मुतालिक करेक्ट ऑप्शन है। हमें पता है कि नोड्स पर फॉर एग्जांपल ये नोड्स है, ये नोड्स है, या ये नोड है, ये नोड है, नोड्स पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 होता है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। डू नॉट मूव अलोंग द स्ट्रिंग, ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। सी नंबर प्रोड्यूस एट दी फिक्स एंड्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फिक्स एंड्स पर हमेशा हमें पता है कि स्टेशनरी वेव्स में ये नोड्स ही बनते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स इज 1 वेवलेंथ, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स हमारे पास λ/2 के बराबर होते हैं, नॉट लैम्डा। यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि ये 1 वेवलेंथ के बराबर होते हैं। 1 वेवलेंथ के बराबर नहीं होते, हाफ वेवलेंथ के बराबर होते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स। इसी वजह से हमारे पास जो इनकरेक्ट ऑप्शन है नीचे में वो है ऑप्शन डी। 140 number. In transverse waves, the portion above the mean level is called. हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांसवर्स या प्रोग्रेसिव वेव है जो कि ट्रांसवर्स है। तो हमें पता है कि पोर्शन अबव द मीन लेवल को वेव क्रेस्ट कहते हैं और पोर्शन बिलो द मीन लेवल को वेव ट्रफ कहते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेव क्रेस्ट। वेव क्रेस्ट हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स का वो पोर्शन है जो कि अबव द मीन लेवल आता है। इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन इज वेव क्रेस्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं।